नेपाल प्रीमियर लीग सीजन 2 का ऑक्शन एक बेहतरीन ऑक्शन खत्म होता है और एक लंबा ऑक्शन ये चला, क्योंकि यहां पर 150 से ज्यादा रजिस्टर्ड खिलाड़ी थे जिनको 8 टीमों में अलग अलग टीमें खरीदने वाली थी। ऐसे तौर पर ये ऑक्शन कभी कभी मजेदार भी हुआ, कभी कभी हमें बोरिंग सा भी लगने लगा था। लेकिन ऑलमोस्ट अगर मैं बातें करूं तो इस ऑक्शन में बहुत सारी टीमों ने अपने जो स्क्वाड है वो बहुत ही बेहतर बना लिया। उनमें से एक टीम है जिनके काफी ऊपर बातें की जा रही हैं, वो है काठमांडू गोरखास। काठमांडू गोरखास के जो कोच हैं उन्होंने अपनी टीम को कहीं ना कहीं काफी बेटर तरीके से रियलाइज करके बनाया है। और हमने अक्सर देखा भी इस ऑक्शन के दौरान जब वो अपनी स्ट्रेटजी को यूज कर रहे थे, वो बाकी टीमों की तरह तुरंत ही पैडल को नहीं उठा दिया करते थे या फिर हर खिलाड़ियों के लिए वो नहीं जाते थे। कहीं ना कहीं वो बाकी टीम के अगर एज कंपेयर देखा जाए तो कहीं ना कहीं उन्होंने अच्छी तरीके से रीडिंग करके आई थी कि हमें इस पोजीशन पे इस तरीके का खिलाड़ी चाहिए। और अच्छी बात काठमांडू गोरखास के लिए ये रही कि एनपीएल यानी नेपाल प्रीमियर लीग सीजन 2 में जिस खिलाड़ी की सबसे ज्यादा हाई बनी थी यानी मोहम्मद आदिल आलम, वो उन्होंने पिक कर लिया है। जी हाँ, मोहम्मद आदिल आलम जिनको लेकर काफी ज्यादा हाइप बनी थी। और आखिरकार जब ऑक्शन से पहले ये रूल आया था कि सिर्फ 4 टीमें ही मोहम्मद आदिल आलम के पीछे जा सकती हैं, क्योंकि कैटेगरी ए यानी जो ट्रेड ए है वहां से और सारी 4 टीमों ने खिलाड़ियों को पिक कर लिया था। तो ऐसे तौर पर उनके पास ऑप्शन नहीं था कि वो मोहम्मद आदिल आलम के पास जाए। लेकिन ऑन द ऑक्शन डे यानी आज के दिन ही इस रूल को चेंज किया जा सकता है और किया भी जाता है, और बाकी 8 की 8 टीमें मोहम्मद आदिल आलम के पीछे दौड़ पड़ती हैं। यानी मुझे लगता है कि ये पहली बार था दूसरे सीजन में, ये पहली बार था कि या फिर कभी भी किसी भी लीग का ये पहली बार था कि एक खिलाड़ी को लेने के लिए एक टूर्नामेंट में जितनी भी टीमें यानी 8 टूर्नामेंट अगर 8 टीमें हैं एक टीम में, तो 8 की 8 टीमों ने एक खिलाड़ी के लिए ही बैटिंग किया हो। हालांकि कहीं ना कहीं इस बार का ये जो नेपाल प्रीमियर लीग का ये जो कहें तो खिलाड़ियों को पिक करने का जो तरीका था वो अलग ही यूनिक था। शायद ही आपने कभी भी ऐसा सुना होगा, क्योंकि नेपाल प्रीमियर लीग का उतना ज्यादा अभी बजट नहीं है। इस वजह से इन्होंने खिलाड़ियों की जो लिमिटेशन लगा रखी थी कि आप जो ट्रेड 1 के खिलाड़ी हैं वो 10 लाख से लेकर 15 लाख के बीच में खरीद सकते हो। ऐसे तौर पर मोहम्मद आदिल आलम जब 8 टीमों की वजह से देखा जाए तो वो 15 लाख पर चले जाते हैं। तो होना ये होता है कि एक बॉक्स में 8 टीमों का नाम होता है और वहां पर जो भी टीम में से पर्ची में से नाम निकलता है जिस भी टीम का, और वहां पर मान लो काठमांडू गोरखास का वहां से नाम निकल गया और मोहम्मद आदिल आलम की बैटिंग चल रही है, तो मोहम्मद आदिल आलम प्लेयर बन गए काठमांडू गोरखास के। यानी ये एक यूनिक ऑक्शन का तरीका था जो हमने एनपीएल सीजन 2 में देख लिया। हालांकि अगर मोहम्मद आदिल आलम की वजह में बात करूं तो संतोष यादव जैसे खिलाड़ियों को भी इन्होंने पिक किया, उसके बाद आशुतोष त्रिपाठी को भी इन्होंने अच्छे तरीके से लिया, उत्तम थापा इन्होंने लिया। तो कहीं ना कहीं काठमांडू गोरखास की जो टीम है इस बार थोड़ी बहुत कंफर्टेबल लग रही है। जिस तरीके का पिछली बार इनका प्रदर्शन रहा था एज कंपेयर अगर इस साल देखा जाए तो अभी से कहीं ना कहीं ये टीम हमें काफी ज्यादा कंफर्टेबल लग रही है। मोहम्मद आदिल आलम को जो लेकर हाई बनी थी, कहीं ना कहीं अगर मोहम्मद आदिल आलम को वो हाई बनानी है तो उस तरीके का प्रदर्शन भी, उस तरीके का परफॉर्मेंस भी इनको करके देना पड़ेगा। नहीं तो कई बार हमने, क्योंकि इनको पिछले हमने कई बार बेसिक्स हमें इतना ज्यादा इनको पता नहीं है। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं मोहम्मद आदिल आलम जो डोमेस्टिक के काफी ज्यादा हिट प्लेयर है, इस वजह से इनको कर हाई भी और भी ज्यादा बनाएगी। हमको पता है कि ये बॉलिंग भी कर सकते हैं, साथ ही साथ ये मिडिल ऑर्डर में आके अपनी टीम के लिए हार्ड हिटिंग भी कर दे सकते हैं। ऐसे तौर पर अगर ये खिलाड़ी इस सीजन हिट हो गया तब तो सही है, लेकिन अगर ये इस सीजन किसी भी कारणवश अगर फ्लॉप हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये मोहम्मद आदिल आलम के लिए समस्याओं की खड़ी हो सकती है और जो हाइप इनकी बनी थी वो अचानक से नीचे गिर जाएगी। हमने अक्सर देखा है कि जिन खिलाड़ियों के बारे में हाइप बनी होती है, अगर वो खिलाड़ी उस सीजन में फ्लॉप हो गया तो अगले सीजन के बाद कहीं ना कहीं टीमों में उनका इंटरेस्ट जो है वो खत्म होना चालू हो जाता है, क्योंकि आप अपने टॉप परफॉर्मेंस पे हो, टीमें आप पर भरोसा कर पैसा लगाती हैं। ऐसे तौर पर अगर किसी भी कारणवश आपने 100% आप नहीं दे पाते हो और आप अच्छे तरीके से प्रदर्शन नहीं कर पाते हो तो बाकी जो टीमें हैं उनको भी ये पता चलता है कि यार ये तो उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं करता है और ये छोटी लीग में ही परफॉर्मेंस करता है। ऐसे तौर पर नेपाल प्रीमियर लीग भी अब देश और दुनिया में बड़ी लीग धीरे धीरे बनती जा रही है। हमने देखा कि पहला सक्सेसफुल सीजन होने के बाद दूसरा सीजन भी उन्होंने लॉन्च किया है और अब फाइनली अब ऑक्शन भी हो चुका है। अब जल्द ही नेपाल प्रीमियर लीग स्टार्ट होगा और आई होप कि मैं वहां पर जाकर ऑन द ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको दे सकूं, क्योंकि नेपाल मेरे घर से काफी ज्यादा करीब है। इस वजह से मैं वहां पर जाकर आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग भी कर सारी खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अगर आप भी चाहते हैं ऐसा मैं करूं और नेपाल आकर मैं ये सारी चीजें आपको ऑन ग्राउंड बताऊं, जितने भी मैचेस हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप नेपाल से इस वीडियो को देख रहे हैं फिर भी वीडियो को कमेंट जरूर करिएगा।